नंबर 47, बीसीजी का टीका त्वचा के किस लेयर में लगाया जाता है? कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा टीका कहां पर लगाया जाता है, अभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो बीसीजी का टीका है वो कहां पर लगाया जाता है? तो 3 लेयर होती है त्वचा की, आपको पता है। तो बीसीजी का टीका प्रथम लेयर में लगाते हैं, यानी पहली जो लेयर है उसमें लगाते हैं, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है इंट्राडर्मल। ठीक है, जो पहली लेयर होती है उसका नाम होता है इंट्राडर्मल। आगे बढ़िए, और ये 15 डिग्री पर लगाया जाता है, मतलब 15 डिग्री जो है झुका करके ये टीका लगाया जाता है, तभी पहली लेयर में लगेगा। दूसरी लेयर में जब लगाना है तो ये आपका 45 डिग्री झुकाना पड़ेगा, और जब तीसरी लेयर में लगाना है तो 90 डिग्री पर आपको झुकाना पड़ेगा, तभी तीसरी लेयर में टीका लगेगा। और जो कोविड वैक्सीन थी वो एकदम सीधी लगाई गई थी, 90 डिग्री पर लगाई गई थी, क्योंकि वो हमारी तीसरी लेयर में जाकर के लगी थी। ठीक है, चलिए इतनी आपको जानकारी एक्स्ट्रा बता दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसीलिए कहते हैं क्लास भी लेना जरूरी है, ऐसा नहीं पीडीएफ लेकर के खुश हो रहे हैं, ये एक्स्ट्रा चीजें पीडीएफ में थोड़ी लिखी है, पीडीएफ में तो फैक्ट टू फैक्ट लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए 48 क्या है? खसरा या फिर रुबेला का जो टीका है वो त्वचा के किस भाग में लगाया जाता है? तो अभी आपको बताया है, पहले हम उसको लगाते हैं, और जो सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर 45 डिग्री पर, इस पर हम क्या लगाते हैं? सबकुटेनियस नाम का टीका लगाते हैं, जो खसरा और रुबेला का टीका होता है। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड लेयर है इसे हम सबकुटेनियस कहते हैं, पहले को इंट्राडर्मल कहते हैं। तो सबकुटेनियस में 45 डिग्री पर खसरा और रुबेला का टीका लगाया जाता है। ध्यान रखना, ये डिग्री और लेयर नाम ये भी पूछ सकते हैं। 49 चीजें समझ में आ रही हैं तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और इसमें स्टार मार्क कर लीजिए दोनों पर। आगे बढ़िए, देखिए अगला है 49, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी का टीका त्वचा के किस भाग में लगाया जाता है? तो ध्यान रखना, त्वचा के थर्ड लेयर में डीपीटी और हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं, और इसके लिए 90 डिग्री पर हम एकदम सीधे जो है, जो इंजेक्शन होता है वो सीधे हम लगाते हैं, सिरिंज को सीधा लगाया जाता है, तभी ये थर्ड लेयर में पहुंचती है 90 डिग्री। ध्यान रखना, ठीक है, और इस थर्ड लेयर का नाम इंट्रामस्कुलर होता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला 50 नंबर के तुरंत बाद बीसीजी वैक्सीन की कितनी डोज दी जाती है? तो ध्यान रखना, जन्म जैसे ही बालक का जन्म होता है तो 0.05 ml बीसीजी की डोज दी जाती है। फिर आगे जब टीका लगता है तो उसको आगे बढ़ा करके 0.1 कर देते हैं, लेकिन शुरुआत में क्योंकि बालक बहुत छोटा होता है, अभी पैदा ही हुआ है, तो झेल नहीं पाएगा, तो 0.0 ml का वैक्सीन लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। भारत में टीकाकरण किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? ध्यान रखना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा टीकाकरण शुरू किया गया था, और टीकाकरण का जो पूरा कार्यक्रम है यही लोग देखते हैं। नंबर 53, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को टिटनेस की 2 टीकों के मध्य में कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? पहले आपको महीने में दिया गया था, अब आपसे सप्ताह में पूछा है। महीने में पूछे तो 1 महीना, सप्ताह में पूछे तो 4 सप्ताह। 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए अगर 2 टीके जो है टिटनेस के लगाए जा रहे हैं तो। अगला 54, जन्म लेने के कितने घंटे के भीतर ही आपको बीसीजी का टीका लगवा लेना है? तो 24 आवर यानी 24 घंटे के भीतर ही आपको बीसीजी का टीका अपने बालक को लगवा लेना है। अगर नहीं लगाया है तो पूछ करके लगवाना है। ठीक है, कितना लगाया जाता है? शुरुआत में 0.05 ml लगाया जाता है, 24 घंटे के अंदर बीसीजी की पहली खुराक लग जानी चाहिए। 56, भारतीय सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका किससे सुरक्षा के लिए है? तो ध्यान रखना, जो पहला टीका लिया जाता है 24 घंटे के भीतर 0.05 ml, वो टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है, और इसका नाम है बीसीजी। वैक्सीनेशन के पितामह कौन है? अब यहाँ पर कुछ हिस्ट्री के प्रश्न देख लेते हैं। वैक्सीनेशन की सारी चीजों को कवर किया, अपडेटेड, पुरानी, बीच की सारी चीजों को कवर किया, इससे बाहर कहा जाएगा भाई। वैक्सीनेशन के पितामह कौन है? तो एडवर्ड जेनर को हम वैक्सीनेशन का पितामह कहते हैं। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका कब बनाया था? इनको पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने चेचक का टीका बनाया था। ठीक है, कब बनाया था? तो 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। अगला देखिए नंबर 60, बीसीजी वैक्सीन को कितने तापमान पर रखा जा सकता है? तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम बीसीजी वैक्सीन को रखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये नंबर 61, बच्चों को विटामिन ए की कितनी खुराक देनी होती है? तो ध्यान रखना, 0 से लेकर के 5 वर्ष के दौरान बच्चे को टोटल 9 खुराक दी जाती है। किसकी? विटामिन ए की। जब बीसीजी का टीका लगता है ना, तब भी जो है विटामिन ए की खुराक दे दी जाती है। तो ध्यान रखना, टोटल 5 वर्ष में 9 खुराक विटामिन ए की दी जाती है। नंबर 62, पीसीवी का टीका किस बीमारी से लड़ने के लिए बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, जो पीसीवी का टीका लगता है वो निमोनिया से बच्चे को बचाने के लिए पीसीवी का टीका लगता है, और ये जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि निमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। तो पीसीवी का टीका जरूर लगवाना चाहिए। कौन सा ऐसा टीका है जो मौखिक और इंजेक्टेड दोनों रूप से दिया जाता है? तो ध्यान रखना, जो पोलियो का टीका होता है वो मुंह से भी दिया जाता है, यानी ओपीवी भी होता है, ओरल भी दिया जाता है, और इंजेक्टेड भी किया जाता है। ठीक है, तो ओपीवी भी होता है, ओपीवी भी होता है, और आईपीवी भी होता है। आईपीवी मतलब इंजेक्ट किया जाएगा, ओपीवी मतलब ओरल दिया जाएगा। तो एकमात्र ऐसा टीका है पोलियो का जो ओरल यानी 2 बूंद जिंदगी की और टीके और जो इंजेक्शन के माध्यम से भी दिया जाता है। टीका किसने खोजा था? ये भी महत्वपूर्ण है। तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी, और जब भी रेबीज का प्रश्न आता है तो करंट अफेयर के 2 प्रश्न हम आपको जरूर बताते हैं। पहली बात, रेबीज से मुक्त होने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो ध्यान रखना, गोवा पहला राज्य है जो भारत में रेबीज से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। और क्यों मुक्त हो चुका? क्योंकि वहां पर कुत्ते ही नहीं है। कुत्ते नहीं रहेंगे तो काटेंगे नहीं तो होगा नहीं। और रेबीज किसके काटने से होता है? तो केवल कुत्ते के नहीं, कुत्ते, बिल्ली और बंदर, इन भालू, इन चारों के काटने से रेबीज हो जाता है, और इसी को पानी से, इसमें जो है पानी से डर लगने लगता है। अगला देखिए नंबर 66,
पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जोनास सॉल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी। आगे बढ़िए नंबर 67। एडवर्ड जेनर ने किसका उपयोग करके चेचक का टीका तैयार किया था? तो ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार लोग कंफ्यूज कर देता है कि एडवर्ड जेनर ने किसका उपयोग करके चेचक का टीका बनाया था। याद रखना काउ पॉक्स के दानों से जो रोगजनक होता है उससे मिलकर के जो है इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। क्या हुआ कि एक गाय थी, ठीक है ना, अब ये गाय कैसे बना यार, ये पूंछ बना दिया, ये पैर बना दिया, ठीक है ड्राइंग आप समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब ये गाय थी, गाय को धोने के लिए जो है एक मतलब क्या आदमी था वो गाय को धो रहा था, तो गाय में क्या हुआ था, गाय में चेचक हो गया था। वो चेचक इस दूध के माध्यम से उस व्यक्ति में भी पहुंच गया, उस व्यक्ति को भी चेचक हो गया। तो उस मतलब एडवर्ड जेनर साहब वहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि भाई ये बीमार क्यों हो गया, तो पता चला कि गाय को चेचक हो गया था, यहाँ पर ऐसे ऐसे उसके धब्बे पड़ गए थे गाय के। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस काउ पैक्स का ये जो दाने निकले थे, इन दानों को निकाल करके प्रयोग किया और उस काउ पैक्स के दानों के रोगजनक से ही इन्होंने किसका निर्माण किया, चेचक के टीके का निर्माण किया, जो कि आगे चल करके बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा किसके लिए, व्यक्तियों के लिए। इसीलिए इन्हें पितामह कहते हैं वैक्सीनेशन का। नंबर 68। दाद रोग से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो जो दाद होता है, दाद आप जानते हैं, मतलब खुजली वगैरह जो हो जाती है, इससे बचाव के लिए सिंग्रेक्स या फिर जोस्टा वैक्सीन दी जाती है। कौन सी? सिंग्रेक्स या फिर जोस्टा वैक्स नामक वैक्सीन दी जाती है। क्षीण रोगजनक से टीका तैयार करने की तकनीकी किसने खोज की थी? क्षीण रोगजनक का मतलब है जब जो रोगजनक होता है, जो बैक्टीरिया वायरस होता है, उसको मृत बैक्टीरिया और वायरस को हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, तो उसे हम क्षीण रोगजनक टीका कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी 1879 में। डेट भी आपको याद रखनी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित टीकों को सुरक्षित क्यों माना जाता है? तो देखिए अब क्या है, अब तीसरी पीढ़ी के टीके बन गए हैं, इनमें क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से टीका बनाया जाता है, ठीक है। तो सुरक्षित क्यों मानते हैं? क्योंकि उनमें केवल रोगाणु का आवरण होता है। अभी तक क्या कर रहे थे हम, या तो जीवित रोगाणु बैक्टीरिया को हम अपने शरीर में प्रवेश करवा रहे थे, अब ये खतरनाक भी हो सकता था, या फिर मृत रोगाणु या बैक्टीरिया को हम अपने शरीर में प्रवेश करा रहे थे। अब क्या होता है, अब ना तो हम जीवित को प्रवेश कराएंगे ना मृत को प्रवेश कराएंगे, केवल उनका जो ऊपर का आवरण होता है उस आवरण को निकाल करके शरीर में प्रवेश कराएंगे, जो पूरी तरह से सेफ होता है। इसी को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं और ये तृतीय पीढ़ी के टीके होते हैं। समझ में आ गया? केवल रोगाणु का आवरण यूज किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। चलिए आगे बढ़िए। टीकाकरण का मूल सिद्धांत क्या है, मूल उद्देश्य क्या है टीकाकरण का? तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति की संपत्ति पर आधारित है। कुल मिलाकर के बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, सीधे समझ लीजिए। हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसको मजबूत करने के लिए उसकी स्मृति पर, यानी उसको ध्यान दिलाता है, भैया देखो तुमको टीका लग चुका है, तुम्हारी सेना कहां पर बैठी है। मान लीजिए टीबी का कोई बैक्टीरिया आया, ठीक है, तो स्मृति का अर्थ होता है दिमाग, याद दिलाएगा भैया वो सेना को बुलाओ, टीबी वाले को, तुमको टीका लगाया था हमने, तो फिर वो सेना जागृत होती है, आकर के लड़ती है, ठीक है ना। तो मुख्य सिद्धांत क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली की स्मृति की संपत्तियों पर यह आधारित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को याद दिलाता है कि तुम्हारे पास में ऑलरेडी सेना बची हुई है, कोविड वैक्सीन के लिए, वायरस के लिए, सबसे लड़ने के लिए बैठी हुई है, सेना को बुलाओ, ठीक है। चलिए 72 नंबर, एटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीएस का फुल फॉर्म होता है एंटी टेटनस सीरम। ध्यान रखना, एटीएस का फुल फॉर्म एंटी टेटनस सीरम होता है। अगला 73, वॉन बेनिंग को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज के लिए वॉन बेनिंग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभी फैक्ट वाला प्रश्न है, इसमें क्या ही समझाना है। नंबर 74, सक्रिय प्रतिरक्षा किसकी वजह से होती है? तो मेमोरी कोशिकाओं की वजह से। मेमोरी का मतलब समझ गए ना, वही वो मतलब कोई वो आया वैक्सीन, मतलब कोई वायरस अपने शरीर के अंदर आया, तो जो हमारी मेमोरी में सेव रहता है कि भाई तुम्हारी सेना बैठी, उस सेना को एक्टिव करो, तो वो सेना आती है, लड़ती है, ठीक है। तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, तुरंत जो प्रतिरक्षा हमको मिलती है, वो मेमोरी कोशिकाओं की वजह से हमको मिलती है। जब पूर्व निर्मित एंटीबॉडी को सीधे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं? यानी पहले से हमने एंटीबॉडी बना रखी है, अब हम कोई वायरस नहीं प्रदान करेंगे, हम सीधे एंटीबॉडी को ही शरीर में प्रवेश करा देंगे। पहले क्या होता था, शरीर हमारा एंटीबॉडी बनाता था, अब हम लोगों ने खुद ही एंटीबॉडी बना ली है, ठीक है ना। तो शरीर से भी हम मेहनत नहीं करवाना चाहते, सीधे हम एंटीबॉडी को ही जब हम अपने अंदर इंजेक्ट करा देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। कृत्रिम का अर्थ है जो मानव द्वारा बनाया गया। कहीं पर भी कृत्रिम शब्द लिखा है तो समझ लीजिए मानव द्वारा बनाया गया। जैसे कृत्रिम झील हो गया, तो कृत्रिम झील का अर्थ है मानव द्वारा बनाई गई झील। कृत्रिम नदी हो गई तो मानव द्वारा बनाई गई नदी। अब नदी तो बना नहीं सकते, पर झील तो बना सकते हैं, स्विमिंग पूल तो बना सकते हैं। तो कृत्रिम जहां पर लगा मिल जाए समझ लीजिए मानवों ने बनाई है। अब ये एंटीबॉडी जब मानवों ने बनाई है तो इसको हम क्या कहेंगे? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। आगे बढ़िए। नंबर 77, माता के पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहा जाता है? तो इस दूध को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। तो किस भाषा से लिया गया है? तो फ्रेंच लैंग्वेज से जो है लिया गया है वैक्सीन शब्द। चेचक का उन्मूलन भारत में कब हो गया? कब भारत ने कह दिया भैया हमारे यहाँ से चेचक समाप्त हो चुका है? वर्ष 1997 में भारत ने कह दिया चेचक रोग जो है वो हमारे यहाँ से पूरी तरह से समाप्त हो गया है। चलिए, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? अब यहाँ पर विश्व की बात हो रही है, भारत की नहीं हो रही, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। विश्व पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को विस्तारित टीकाकरण यानी कि ईपीआई के रूप में कब चालू किया गया था? तो ध्यान रखना, जब अगर यूपीआई की बात हो मतलब कि यूनिवर्सल बात हो तो आपको 1985 बता रखा है, लेकिन अगर ईपीआई की बात हो तो ध्यान रखना 1978 में ईपीआई चालू किया गया था। विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम ईपीआई 1978 में शुरू किया गया। सरकार के द्वारा कोविड टीके में पंजीकरण के लिए कौन सा ऐप बनाया गया था? तो आपको याद होगा
कोविन नामक ऐप बनाया गया था, यहाँ से आप जो है रजिस्ट्रेशन करा करके कोविड का टीका लगवा सकते थे, ठीक है ना। तो कोविन ऐप बनाया गया था। 84 प्रथम चरण में कोविड वैक्सीन का टीकाकरण किन व्यक्तियों को किया गया था? तो आपको याद होगा कोविड वॉरियर्स को पहले चरण में टीकाकरण लगाया गया था, टीका लगाया गया था। अब ये कोविड वॉरियर्स कौन होते थे? जैसे आपके पुलिस वाले हो गए, जैसे सफाई कर्मी हो गए, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, इनको कोविड वॉरियर्स बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि फर्स्ट लाइन में ये लोग ही थे। ये लोग, इन लोगों ने अगर सफाई कर्मी सफाई करना छोड़ देते तो और वायरस फैल जाता, तो पहले इन लोगों को ऊपर ध्यान दिया गया, पहले इन लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, उसके बाद में नॉर्मल पब्लिक के लिए चालू किया गया था। तो इनको हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं। 85 प्रथम चरण में कुल कितने लोगों को कोविड का टीका लगा था? पहले चरण का हमेशा आपसे पहले चरण का ही पूछेंगे, दूसरे तीसरे का नहीं पूछेंगे। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया था कोविड वाला। भारत ने किस प्रथम विदेशी वैक्सीन को कोविड वैक्सीन के रूप में भारत में लॉन्च किया था? पहली विदेशी वैक्सीन कौन सी थी? उसका नाम था स्पुतनिक 5। अपने यहाँ तो ऑलरेडी चली रही थी, ठीक है ना, कोविशील्ड और कोवैक्सीन चल रही थी, लेकिन विदेशी कौन सी पहली वैक्सीन थी? तो रूस की बनी हुई स्पुतनिक 5 पहली। कोविड-19 का पहला टीका भारत में किसको लगा था? तो याद रखना मनीष कुमार जी को पहला टीका लगा। और ये बहुत दिलेर आदमी है, क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, टीका जब लगाया जा रहा था तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि भाई जो जिसको टीका लगेगा वो 10 दिन के बाद मर जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो जाएगा। लोग घरों में छुप रहे थे, भैया टीका लगवा ही नहीं रहे थे। अब भारत सरकार परेशान। तो मनीष कुमार से बात हुई, मनीष कुमार ने कहा मैं तैयार हूं भैया, मुझे टीका लगाओ पहले, मैं जिंदा बचूंगा तो बाकी सब लोग जिंदा बच जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महान व्यक्ति है, कह सकते हैं हम, कि इनको जो है टीका लगाया गया और इनके ऊपर इस टीके का असर हुआ और ये मतलब कि कोविड से सुरक्षित हो गए। तो मनीष कुमार जी का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। कोविड-19 का पहला टीका मनीष कुमार जी को लगाया गया और यह एक सफाई कर्मी थे, यह भी याद रखना है। 89 विटामिन ए का टीकाकरण किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है? जो विटामिन ए का टीका हमको लगाया जाता है वो विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत सारे रोगों से हमको सुरक्षा प्रदान करता है, स्पेशल। अगला देखिए, अब यहाँ पर वीवीईसी किस रोग को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है? तो याद रखना वीवीईसी जो है वो हेपेटाइटिस का रोग होता है। हेपेटाइटिस के लिए जो है वैक्सीन लगाई जाती है। अब ये विवेक नहीं है, गलती से लग गया है, वीवीईसी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़िए। हेपेटाइटिस की वैक्सीन शरीर के किस हिस्से में लगती है? तो आपको बताया था हेपेटाइटिस की वैक्सीन सीधे पैर की जांघ में, जिसे हम वेस्टस लेटोरसिस कहते हैं, 90 डिग्री पर लगती है, ठीक है। ध्यान रखना हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है, आप इसको तो डिलीट ही कर दो, ठीक है ना, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके बारे में हमने यहाँ पर नीचे बता रखा है, इसको हटा ही दो, ठीक है, कंफ्यूज करेगा आपको। ये रहा हेपेटाइटिस की वैक्सीन कौन सी है? तो सीधे पैर की जांघ में लगती है, वेस्टस लेटारसिस इस जगह का नाम होता है। 90 डिग्री पर ये जो है वैक्सीन लगती है। बच्चों और वृद्धों के लिए कितनी गेज की सिरिंज का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना पतली सिरिंज का यूज किया जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की जो आपकी चमड़ी होती है, जो स्किन होती है, पतली होती है, और वृद्धों की स्किन जो है वो भी शुष्क हो जाती है, पतली हो जाती है। तो 26 गेज की सिरिंज का यूज किया जाता है। इनकी खोज कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना 1921 में कैलेमेट गुएरिन के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलेमेट गुएरिन, ठीक है। किसने खोजा था? 1921 में कैलेमेट गुएरिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़िए 94 बीसीजी जो है वो किस प्रकार की जो है वैक्सीन है? तो याद रखना लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, यानी कि जिंदा जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। तो बीसीजी एक लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। 95 बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए कितने घंटे बाद उपयोग नहीं किया जा सकता? अगर आपने बीसीजी वैक्सीन को घोल दिया है, ठीक है, आशुद्ध जल में बीसीजी वैक्सीन को घोल दिया है, तो 3 घंटे के बाद में आपको इसको नहीं लगाना है। तुरंत घोलिए, तुरंत लगा दी, अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो 3 घंटे, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आपको बीसीजी वैक्सीन को नहीं लगाना है। 96 मोपिंग अप गतिविधि कौन सी वैक्सीन में दी जाती है? तो पल्स पोलियो जो कार्यक्रम है उसमें मोपिंग अप गतिविधि का प्रयोग किया जाता है। मोपिंग अप का अर्थ है घर घर जाकर के वैक्सीन लगाना है। आपने देखा भी होगा पोलियो वाले आते हैं आपके घर पे, भैया कोई 5 साल से कम का बच्चा है क्या? अगर हो तो बता दो, उसको वैक्सीन पिला दें, ठीक है ना। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? मोपिंग अप गतिविधि कहते हैं। नहीं तो आप कंफ्यूज होगा, पेपर में आ गया मोपिंग अप क्या है, आप परेशान हो रहे हैं मोपिंग अप क्या होता है। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम जो है मोपिंग अप के द्वारा करवाया जाता है। घर से हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। कितने तापमान पर इसको रखा जाता है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, ध्यान रखना -20 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको रखा जाता है। खसरे को टीके को घोलने के कितने घंटे बाद उपयोग में नहीं लाना चाहिए? तो अगर खसरे के टीके को आपने घोल लिया है तो 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं, 4 घंटे के बाद में इसको यूज में नहीं लाना होगा। नंबर 100 जापानी इन्फेल्टिस जिसे हम जेई कहते हैं, इसकी पहली खुराक कब दी जाती है? तो जब बालक 9 माह का होता है तो जापानी एल्टेसिस जिसे हम जेई कहते हैं, इसकी पहली खुराक 9 माह पर दी जाती है, ठीक है।